17 मार्क्स का है आपका। एक्सप्लेन केन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस, हाउ इट इज सुपीरियर टू द ओल्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कि जो आपकी केन्स थ्योरी है मनी और प्राइस की, उसको एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से ये सुपीरियर है जो आपकी पुरानी ओल्ड थ्योरी थी मनी की, उसके कंपैरिजन में। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Keynes' theory of money and price was given by John Maynard Keynes in his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money। ठीक है, तो जो केन्स की थ्योरी थी मनी और प्राइस की, इसको जॉन केन्स के द्वारा दिया गया था। उनकी जो फेमस बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 की। ठीक है, तो देखो केन ने किया कैसे क्रिटिसाइज किया आपकी जो ओल्ड थ्योरी थी मनी को। उन्होंने कहा, तो देखो जो पुरानी थ्योरी थी वो क्या कहती थी, प्राइस चेंज इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन मनी सप्लाई। मतलब कि आपका प्राइस जो होता है चेंज होता है एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जैसे चेंज होता है मनी सप्लाई में। मतलब अगर आपका मनी सप्लाई डबल हुआ तो प्राइस चेंज भी डबल हुआ, ये कह रहे हैं ये। बट केन ने इसको आर्ग्यू करते हुए कहा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज प्राइस। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो हमेशा प्राइस को ही इंक्रीज करे। उसने कहा वो आउटपुट को भी इंक्रीज कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज कर सकता है। तो आपकी जहां पर पुरानी थ्योरी ये कह रही थी कि प्राइस चेंज होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जैसे मनी बदले में चेंज होता है, मतलब कि मनी सप्लाई डबल तो प्राइस चेंज भी डबल। तो बट केन ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, कि ऐसा थोड़ी होगा कि मनी सप्लाई होगा तो हमेशा प्राइस को इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने बस इसी चीज को कहा कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज प्राइस, वो आपके आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकता है पहले। अब आपकी जो क्यूज थ्योरी, अब हम इसमें जो केन्स की थ्योरी है मनी और प्राइस की, थोड़ा उसको जान लेते हैं, उसके कोर एक्सप्लेनेशन की क्या कहती है थ्योरी। तो देखो जो केन्स की थ्योरी है उन्होंने एक्सप्लेन किया किस चीज के बीच में रिलेशनशिप, मनी और प्राइस के बीच का हमें रिलेशनशिप समझाया, लेकिन किसके थ्रू, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से, इंटरेस्ट रेट से, इन्वेस्टमेंट से और इनकम के थ्रू। तो केन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस थ्रू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। अब थोड़ा जान लेते हैं एक करके। पहला पॉइंट इसमें है डिमांड फॉर मनी, जिसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। केन्स के मुताबिक जो लोगों की डिमांड होती है मनी के लिए, वो उसके तीन मोटिव हो सकते हैं। एक ट्रांजैक्शंस मोटिव होता है, मतलब रोज के खर्चों के लिए। एक आपका हो सकता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, प्रिकॉशनरी मोटिव इमरजेंसी के लिए। और तीसरा जो मोटिव हो सकता है वो हो सकता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, जो हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना, जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनसे। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड्स। तो उन्होंने कहा डिमांड फॉर मनी में, उन्होंने कहा केन्स ने कि लोगों की जो डिमांड होती है मनी के लिए वो तीन मोटिव के लिए होती है। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, रोज के खर्चों के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव इमरजेंसी के लिए, और स्पेकुलेटिव मोटिव मीन प्रॉफिट अर्न करना बॉन्ड से। ओल्ड थ्योरी ने डिमांड साइड को इग्नोर किया मनी के। रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट, केन ने इंटरेस्ट रेट पे फोकस किया। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। की जो इंटरेस्ट रेट है वो मनी के डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होता है। उन्होंने कहा अगर मनी सप्लाई ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होती है तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट देखो कम होगा तो इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, हायर इन्वेस्टमेंट होगी, हायर इनकम और हायर एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने इसमें यही कहा कि जो इंटरेस्ट रेट जो है, तो उन्होंने यही कहा कि इंटरेस्ट रेट आपका डिमांड और सप्लाई जो मनी है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो रिड्यूस करता है वो इंटरेस्ट रेट को, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट हाई होगी, हायर इनकम, हायर एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी। देखो तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मनी की किस तरीके से काम करता है। अगर देखो मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट घटेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों आउटपुट ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, और प्राइस भी आपके इंक्रीज होंगे ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है मनी का। इवन जो आपका थर्ड पॉइंट है इसका मैं आपको यहाँ पर कैसे होगा यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी का। देखो ये कह रहा है कि अगर इंक्रीज होती है आपके
इन मनी सप्लाई। तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, लोगों की ऑब्वियस सी बात है इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा आपका ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अब रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस जो आपका ये फोर्थ पॉइंट है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे नीचे हमने थर्ड पॉइंट को समझा, यहीं पर समझा देती हूँ मैं फोर्थ पॉइंट पे। तो केन ने जो ये एक्सप्लेन किया है रिलेशनशिप को, मतलब वो मतलब 3 स्टेज में उसने बताया। तो केन ने एक्सप्लेन किया है प्राइस चेंजेस को 3 स्टेज में। उन्होंने जो अपनी स्टेज 1 ली वो उन्होंने ली अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो उसने कहा इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीजेस, वो आउटपुट को भी बढ़ाता है, आपके एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है। और उस समय क्या होता है, प्राइस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेज 2 बताई आपकी, स्टेज 2 आपकी सॉरी नियर होती है फुल एम्प्लॉयमेंट के पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बोथ आउटपुट एंड प्राइसेस इंक्रीज। स्टेज थर्ड होती है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की। अब देखो जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट, हम आउटपुट को फर्दर तो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, इंक्रीज जब होता है मनी सप्लाई में तो उससे क्या होता है, जस्ट इंक्रीज होता है आपका प्राइस में, मीन्स इन्फ्लेशन। तो दस वो इस चीज को कह रहे हैं कि मनी डज नॉट ऑलवेज कॉज इन्फ्लेशन, की मनी के कारण ही हमेशा इन्फ्लेशन नहीं होता। आगे उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जो केन्स की थ्योरी है वो कैसे सुपीरियर है पुरानी जो क्वांटिटी थ्योरी थी उसके कंपैरिजन में। तो ये रीजन है, एक तो पहला है मोर रियलिस्टिक एजम्पशन। देखो ओल्ड थ्योरी क्या एज्यूम करती थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो केन्स ने क्या किया है, ऐसे अनरियलिस्टिक एजम्पशन को रिजेक्ट किया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट। पुरानी थ्योरी ने इंटरेस्ट रेट को इग्नोर किया था, तो केन्स ने शो किया कि कैसे मनी अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को और इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो इन्होंने रोल ऑफ इंटरेस्ट को भी बताया। पुरानी थ्योरी ने इंटरेस्ट रेट को इग्नोर किया, केन्स ने बताया कि कैसे मनी अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को और इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। इन्होंने डिमांड फॉर मनी को भी इंक्लूड किया। जो पुरानी थ्योरी थी जस्ट मनी के सप्लाई पे फोकस करती थी, बट इन्होंने मतलब मनी की डिमांड यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी इंक्लूड किया। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी समझाया। पुरानी थ्योरी हमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं समझाती थी, लेकिन केन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे मॉनेटरी एक्सपेंशन से आउटपुट इंक्रीज हो सकता है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सप्लेन शॉर्ट पीरियड प्राइस चेंजेस। केन्स की थ्योरी आपकी यूजफुल है शॉर्ट रन में, डिप्रेशन पीरियड में। आपकी ओल्ड थ्योरी मेनली लॉन्ग रन के लिए सुटेबल थी। इन्होंने हमें नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को भी बताया है, क्योंकि केन्स ने जो पुरानी में एक आइडिया था ना कि मनी और प्राइस हमेशा प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं, ऐसा पुरानी थ्योरी कहते थे ना कि मनी एंड प्राइस ऑलवेज चेंज प्रोपोर्शनेटली, मतलब कि अगर एक डबल हुआ है तो दूसरा भी डबल होगा। उसने इस चीज को रिजेक्ट किया। इसने लिक्विडिटी ट्रैप को भी समझाया। केन्स ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जहां पर आपका मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। ओल्ड थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं समझाया। कुछ लिमिटेशन जान लेते हैं केन्स की थ्योरी की। ओवर एम्फेसिस ऑन डिमांड साइड पे ज्यादा फोकस किया। इन्फ्लेशन के टाइम ये आपकी लेस एप्लीकेबल है और इसने लॉन्ग रन के इफेक्ट्स को। एट लास्ट हम कंक्लूजन कर सकते हैं
कि जो केन्स की थ्योरी थी मनी एंड प्राइस की, उसने हमें एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से मनी इफेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट रेट को, इन्वेस्टमेंट को, आउटपुट को, प्राइस को। ये आपकी सुपीरियर थी ओल्ड क्वांटिटी थ्योरी जो थी मनी की, क्योंकि इसने अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक्सप्लेन किया, शॉर्ट पीरियड में भी काम करता है। मतलब तो ये हम कह सकते हैं मतलब लास्ट में कि जो केन्स की थ्योरी थी उसने हमें रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन दिया कि कैसे मनी अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को, इन्वेस्टमेंट को, आउटपुट को, प्राइस को। और सुपीरियर कहेंगे हम इसको पुरानी जो क्वांटिटी थ्योरी थी मनी की उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसने अनएम्प्लॉयमेंट को समझाया, शॉर्ट पीरियड में काम आई और इसने रियलिस्टिक एजम्पशन को यूज किया। क्वेश्चन 4 19 मार्क्स में डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, हाउ फार इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हमें इसमें जो आपकी मॉडर्न थ्योरी इंटरेस्ट की है उसको बताना है और कैसे ये आपकी जो केन्सियन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी इंटरेस्ट की उसके से मतलब उसके उससे कैसे ये बढ़िया उस थ्योरी के कंपैरिजन में कैसे ये थ्योरी इम्प्रूव्ड थ्योरी है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। थोड़ा सा हम इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे कि इंटरेस्ट एक ऐसी पेमेंट होती है जो आप किसी को करते हो जब आप उस मनी को यूज करते हो। ठीक है, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ मनी। अलग अलग जो आपके इकोनॉमिक्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं इंटरेस्ट के रेट को अलग अलग वे में। ठीक है, तो जो मॉडर्न थ्योरी है इंटरेस्ट की, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं जो मॉडर्न थ्योरी है उसी का एक और नाम है आपका लोन एबल फंड थ्योरी। लोन एबल फंड थ्योरी मॉडिफाइड। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, उसको इस नाम से भी जानते हैं। इसको आपके डेवलप किया था इकोनॉमिक्स जैसे ओविलिन, रॉबर्टस्टोन, हिक्स और हैंसन के द्वारा। तो जो आपकी थ्योरी आई थी इसने आपके रियल फैक्टर को लिया था, रियल फैक्टर मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और इसने मॉनेटरी फैक्टर्स को भी लिया था जैसे कि मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इसीलिए इसको आपकी जो केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थे उससे उसके मतलब उससे बेटर माना गया इस थ्योरी को। थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। आप जो सेकंड पॉइंट आएगा आपका उसमें आप जो है आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसको बताएंगे। तो पहले आप मीनिंग जान लेते हैं क्या है आपकी इस थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, कि क्या डिमांड और क्या सप्लाई है आपकी लोनेबल फंड्स की। ठीक है, अब आपके लोनेबल फंड्स में क्या क्या आ जाता है, सेविंग्स, बैंक की क्रेडिट, न्यूली क्रिएटेड मनी और होल्डेड मनी। फिर आप इसमें बी पॉइंट में लिखेंगे कि डिमांड क्यों होती है आपकी लोनेबल फंड की। तो देखो डिमांड आपकी लोनेबल फंड की राइज होती है इन रीजन से इन्वेस्टमेंट डिमांड। देखो तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड में क्या है, जैसे जो फर्म्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो बोरो करते हैं इस पैसे को किस चीज के लिए, अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब कंजप्शन डिमांड क्या होगी, कंजप्शन डिमांड किसके द्वारा की जाएगी, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड बोरो करता है इन फंड को किस लिए, घर खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, ड्यूरेबल गुड्स के लिए। देन अब थर्ड होता है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब क्या होता है कि पैसा मतलब होर्ड करके रखना। ठीक है, जैसे डिमांड करना मनी की किसके लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। तो होर्डिंग में डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। अब जाहिर सी बात है डिमांड इन लोनेबल फंड की डिक्रीज होगी अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई है, इंक्रीज होता है जब। अब देख लेते हैं कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, डिमांड किस क्यों होती है, अब इनकी सप्लाई कहाँ से होती है, इनकी सप्लाई आपकी होगी सेविंग से। ठीक है, देखो अगर इंटरेस्ट रेट किसी को भी ज्यादा मिलेगा तो मोर सेविंग होगी। सेकंड आपकी इनकी सप्लाई हो सकती है बैंक की क्रेडिट से। बैंक भी तो क्रिएट करते क्रेडिट को, कैसे, लोगों को पैसा उधार पे दे के। बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय लैंडिंग। थर्ड आपका डिस होर्डिंग,
जब लोग जो अपने पास आइडल मनी रहते हैं उसको वो रिलीज करते हैं, व्हेन पीपल रिलीज आइडल मनी। आइडल मनी मतलब जिसको यूज नहीं कर रहे थे किसी पर्पस में, अपने आइडली अपने पास रखा हुआ था। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट बोरिंग्स। अब जो गवर्नमेंट की बोरिंग्स है उसमें ये आएगा कि जो सप्लाई है वो किससे प्रभावित होती है, थ्रू पॉलिसी एक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस सप्लाई थ्रू पॉलिसी एक्शन। अब सप्लाई जो लोनेबल फंड की वो इंक्रीज होगी अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। आपका पॉइंट डी है डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिटरमाइन होता है एट द पॉइंट वियर जो आपकी डिमांड होती है लोनेबल फंड की वो इक्वल होती है सप्लाई के। ठीक है, तो आपका कहाँ पर डिटरमाइन होता है, उस पॉइंट पे जहां पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ब्याज का दर है वो उस पॉइंट पे निर्धारित होता है जहां पर आपकी डिमांड होती है लोनेबल फंड्स की वो इक्वल होती है सप्लाई के। जो ये इक्विलिब्रियम रेट है बैलेंस करता है किसको, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से आपकी इम्प्रूवमेंट है जो आपकी केन्सन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी हो उसके उसमें। ठीक है, तो पहले इस थ्योरी ने इंक्लूड किया रियल और मॉनेटरी फैक्टर्स दोनों को। ठीक है, केन्स ने जो था वो जस्ट डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को लिया, बट मॉडर्न थ्योरी ने क्या किया, आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया, बैंक क्रेडिट को इंक्लूड किया, मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड किया। तो ये थ्योरी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो पहले तो आप यही लिखोगे कि ये काफी रियल, मतलब इसने रियल और मॉनेटरी फैक्टर दोनों को लिया। केन्स की तरह जस्ट इसने डिमांड और सप्लाई पे ही फोकस नहीं किया, इसने सेविंग इन्वेस्टमेंट, बैंक क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंक्लूड किया। तो काफी विस्तृत थ्योरी है, कॉम्प्रिहेंसिव। इस थ्योरी ने जो लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट था उसको भी एक्सप्लेन किया। केन्स की थ्योरी मेनली आपकी शॉर्ट रन की थ्योरी थी, बट जो मॉडर्न थ्योरी है इसने एक्सप्लेन किया इंटरेस्ट रेट को शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। इसने रिकॉग्नाइज किया जो रोल था बैंक के क्रेडिट का। केन्स ने मतलब अंडरस्टिमेट किया बैंक के रोल को, क्रेडिट क्रिएशन को, बट मॉडर्न थ्योरी ने उसको एक इम्पोर्टेंट जगह दी। इसने एक्सप्लेन किया आपके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को। मॉडर्न थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे हम सेविंग को इक्वल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, किसकी मदद से, थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन हाउ सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ये जो आपकी थ्योरी थी इसने क्या किया, रिमूव ओवर एम्फेसिस ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। केन्स जो थे उनकी थ्योरी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस को, बट मॉडर्न थ्योरी ने इसको बैलेंस किया। उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी इंपॉर्टेंस दी और रियल जो फोर्सेस थे उनको भी इंपॉर्टेंस दी। तो जस्ट इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे ही ध्यान नहीं दिया। ये आपकी काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थ्योरी है। तो ये आपकी थ्योरी केन्स की थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि देखो हमने ना इसकी इतने सारी चीजें पढ़ी कि इसने भी रियल मॉनेटरी फैक्टर को इंक्लूड किया, लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट को बताया। ठीक है, तो ये काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है किसके कंपैरिजन में, केन्स की जो थ्योरी थी, क्योंकि ये आपकी मैच करती है जो रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उससे एज कंपेयर टू केन्स की थ्योरी। बट इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशन थे। पहला, इस थ्योरी ने ऐसा एज्यूम किया कि आपके इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, जो कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाता है लोनेबल फंड्स को मेजर करना। और अगर आपका डीप डिप्रेशन का समय है तो उस समय ये थ्योरी काफी लेस इफेक्टिव होती है। एट लास्ट हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी आई थी इंटरेस्ट की, वो एक इम्प्रूवमेंट थी आपकी केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के ऊपर, क्योंकि उसने रियल और मॉनेटरी फैक्टर दोनों को कंबाइन किया। उसने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट दोनों को ही हमें समझाया और एक रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दिया कि इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। तो ये काफी कंप्लीट और बैलेंस थ्योरी थी इंटरेस्ट की एज कंपेयर टू केन्सियन की जो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी। क्वेश्चन आपको 19 मार्क्स में ये पूछा गया था सेक्शन ए में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले कमर्शियल बैंक देख लेते हैं क्या होता है।
कॉमर्शियल बैंक आपके एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स पब्लिक से और लोन देते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको हो गया। ठीक है, ये आपके कॉमर्शियल बैंक है। तो वही जो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स पब्लिक को, और जैसे बिजनेसमैन हो गया, गवर्नमेंट है, जिनको जरूरत है उनको लोन के फॉर्म में दे रहे हैं। और आपके जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके कुछ प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं, इसके अलावा कुछ उनके सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं। अब इसमें एक और टर्म था कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से योगदान देते हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो देखो, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कंट्री जो होती है वो इम्प्रूव करती है अपनी इकोनॉमिक सोशल वेलबींग, ठीक है, अपने लोगों की। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब ये नहीं कि जस्ट लोगों की इनकम में इंक्रीज हो गया, मतलब है कि लोगों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिले। तो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि भाई लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ उनको मिल रही है, लिव बेटर, और एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग उनको मिल सके। तो मतलब नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, गरीबी रिड्यूस होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना। ठीक है, तो जिससे कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशनल कंडीशन अच्छी हो लोगों की। ठीक है, उसे हम कहते हैं। अब देखो, जैसे डेवलपिंग इकोनॉमिक हमारी इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि भाई ये क्या बोलते हैं, जो सेविंग है उनको लोगों से मोबिलाइज करके जहाँ पर प्रोडक्टिव उनका यूज होगा वहां तक पहुंचा रहे हैं। अब किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, उसमें कॉमर्शियल बैंक लोगों को मोटिवेट करता है, इनक्रेज करता है कि आप पैसा सेव करिए, बैंक में जमा करिए, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी में। और इस सेविंग को क्या करता है, जहां पर मतलब जरूरत है वहां तक पहुंचाता है। इसी सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, जो कैपिटल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन, मिलियंस ऑफ लोगों से छोटी छोटी सेविंग को कलेक्ट करना, और फिर वो जो आपकी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, मतलब उनको लैंड करता है ना, फिर इंडस्ट्री को देता है, एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग उसके लिए। तो बैंक कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है, और आपका कैपिटल फॉर्मेशन रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की। क्रेडिट क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को, किस प्रोसेस से, मतलब क्रेडिट मतलब वो क्रिएट करता है क्रेडिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिविंग लोन। तो देखो, इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन होता है, जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो उसमें मतलब तेजी लाता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बैंक लोन प्रोवाइड करता है किसानों को सीड्स, फर्टिलाइजर के लिए, ट्रैक्टर के लिए, मशीनरी के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और फार्मर की जो आय है उसको इम्प्रूव करती है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कॉमर्शियल बैंक अपना फाइनेंस प्रोवाइड करता है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, जैसे आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो गए, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, वो हमारा हेल्प करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में। ये आपका प्रमोशन करता है ट्रेड का, कॉमर्स का, क्योंकि बैंक सपोर्ट करता है ट्रेड को, क्योंकि किस तरीके से भाई वो कैश क्रेडिट दे रहा है, ओडी की फैसिलिटी दे रहा है, ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। तो इस सब से क्या होता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही स्मूथ और सेफ होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि जो आपकी बैंकिंग की सेवाएं उसमें हर किसी व्यक्ति को इंक्लूड करना, मतलब जो गरीब लोग हैं, रूरल पीपल है, उन तक भी बैंकिंग के सिस्टम को पहुंचाना। इसके लिए आपका जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, डिजिटल बैंकिंग, ये सब कुछ आया था, ताकि जो उनकी निर्भरता है मनी लैंडर्स पे वो ताकि जो उनकी निर्भरता है मनी लैंडर्स पे वो रिड्यूस हो सके और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी कम करे। सपोर्ट टू गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस,
बैंक क्या बोलता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता है, उनको टैक्स कलेक्शन में हेल्प करता है, फाइनेंस करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। बैंक अपनी ब्रांचेस को रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में भी ओपन करता है, क्रेडिट देता है विलेजेस को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करता है। प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कॉमर्शियल बैंक आपकी लोन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे छोटे बिजनेसेस को। ये इंकरेज करता है आपके इनोवेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। स्टेबिलिटी लाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। बैंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है क्योंकि क्रेडिट्स को रेगुलेट करता है, सपोर्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है।